साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न सूचकांक के विषय में जानने और समझने वाले हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स क्या होता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, हैप्पी प्लानेट इंडेक्स क्या होता है, जेंडर वेलबींग इंडेक्स क्या होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या होता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या होता है, नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है और टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या है दोस्तों? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI है। इसको हिंदी में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहा जाता है। दोस्तों यह गरीबी मापने का अब तक का सबसे बेहतर सूचकांक है। दोस्तों जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो गरीबी मापन के लिए अब तक का सबसे बेहतर सूचकांक होता है। इसको जारी कौन करता है दोस्तों? तो इसको जारी UNDP के द्वारा किया जाता है और यह इंडेक्स जो है 2010 से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन जारी करता है दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। MPI के अंतर्गत 3 आयाम होता है और 10 सूचक होते हैं। क्या क्या होता है दोस्तों? 3 आयाम होता है और 10 सूचक होते हैं। 3 आयाम कौन कौन होता है दोस्तों? तो MPI के अंतर्गत 3 आयाम होता है। पहला होता है स्वास्थ्य, दूसरा होता है शिक्षा और तीसरा होता है जीवन स्तर। पहला होता है दोस्तों स्वास्थ्य, दूसरा होता है शिक्षा और तीसरा होता है जीवन स्तर। ये 3 आयाम के अंतर्गत दोस्तों 10 सूचक होते हैं। स्वास्थ्य में 2 होता है, शिशु मृत्यु दर और पोषण, शिशु मृत्यु दर और पोषण होता है। और शिक्षा में भी 2 होता है, नामांकित शिशु और शैक्षणिक वर्ष होता है, यानी स्कूलों का वर्ष होता है दोस्तों। और इसके अंतर्गत दोस्तों जीवन स्तर के अंतर्गत कुल 6 सूचक होते हैं। पहला संपत्ति होता है, दूसरा ईंधन आपूर्ति होता है, तीसरा आवास होता है, चौथा विद्युत होता है, पांचवा जलापूर्ति होता है और छठा शौचालय होता है। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि MPI का अधिकतम अंक 100% होता है। दोस्तों क्या होता है? MPI का अधिकतम अंक 100% होता है और 3 आयाम होता है तो तीनों में एक समान वितरण होता है। तो स्वास्थ्य के लिए 33.3% हो जाएगा, शिक्षा के लिए 33.3% हो जाएगा और जीवन स्तर के लिए 33.3% हो जाएगा। और आगे भी सूचकों में भी ये समान तरीके से वितरित होता है। जैसे स्वास्थ्य में 2 सूचक है, पहला है शिशु मृत्यु दर और दूसरा है पोषण। तो 33.3% का 2 बराबर भाग हो जाएगा दोस्तों 16.7%। तो शिशु मृत्यु दर का भार जो होता है 16.7% होता है। उसी तरह पोषण का भार 16.7%। उसी तरह ये सारा भार इंक्लूड होता है दोस्तों। जीवन स्तर में टोटल 6 सूचक होते हैं तो इनमें 33.3% का 6 भाग यानी 6 भाग कर लिया जाता है। तो संपत्ति के लिए 5.6%, ईंधन आपूर्ति के लिए भी 5.6%, आवास के लिए भी 5.6%, विद्युत के लिए भी 5.6%, जलापूर्ति के लिए भी 5.6% और शौचालय के लिए भी दोस्तों 5.6% होता है। इस प्रकार अलग अलग सेक्शन में इसका अंशभार बांटा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों MPI आय की कमी के साथ साथ उपयुक्त सभी आयामों को आधार बनाता है दोस्तों। MPI क्या करता है दोस्तों? तो आय के कमी के साथ साथ उपयुक्त यानी ये सारा जो हम देखे हैं उन सभी आयामों को आधार बनाता है। MPI में किसी परिवार और परिवार के प्रत्येक सदस्य की स्थिति क्या होता है इसके विषय में देख लेते हैं कि MPI के अंतर्गत किसी परिवार और परिवार के सदस्य की स्थिति को कैसे देखा जाता है। तो दोस्तों M का मतलब हुआ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और स्थिति। तो दोस्तों देख लेते हैं, अगर 33.3% या अधिक हो
दोस्तों 33.3% या इससे अधिक हो, लेकिन 50% तक हो, तो दोस्तों वो परिवार जो हो जाएगा वो बहुआयामी गरीब होगा। दोस्तों अगर MPI का वैल्यू 50% से नीचे और 33.3% से ऊपर हो, यानी 33.3% और 50% के बीच में हो, तो वह परिवार क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुआयामी गरीब होगा। दोस्तों अगर 20% से लेकर 33.3% तक हो, तो वह परिवार बहुआयामी गरीब होने का खतरा में है, यानी वह परिवार ये बाउंड्री लाइन पे है। अगर 20% से लेकर 33.3% तक हो MPI का वैल्यू किसी परिवार का, तो वह परिवार बहुआयामी गरीब होने के कगार पे है। और दोस्तों अगर MPI का वैल्यू 50% या इससे अधिक हो, दोस्तों अगर MPI का वैल्यू 50% या इससे अधिक हो, तो वह परिवार गंभीर रूप से बहुआयामी होता है, तो वह परिवार गंभीर रूप से बहुआयामी गरीब होता है। तो दोस्तों ये होता है MPI से हम कि गरीबी के आंकड़े को निकाला जाता है कि कोई गरीब कितना है, कोई गरीब बहुआयामी है या कैसा है, इस चीज़ के विषय में हम MPI से पता लगाते हैं। दोस्तों MPI को UNDP के द्वारा 2010 से निकाला जाता है। दोस्तों MPI क्या है, UNDP के द्वारा 2010 से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है SDGI, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। दोस्तों क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। क्या है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। तो दोस्तों देख लेते हैं कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है। दोस्तों इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ट्समैन स्टीफ टर्न द्वारा जारी किया जाता है। ये दोनों संस्था मिल के जारी करता है। तो दोस्तों जारी कौन करता है, तो ये दोनों संस्था मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स को जारी करता है। इसका क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का क्या उद्देश्य होता है, तो यह सतत विकास के लक्ष्यों की प्रगति पर नज़र रखता है दोस्तों, और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। क्या करता है दोस्तों, यह सतत विकास के लक्ष्यों पर नज़र रखता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। चूँकि दोस्तों UN द्वारा 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया था, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत 17 गोल्स हैं और 169 उद्देश्य है। दोस्तों कितने गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत, तो टोटल 17 गोल्स हैं और 169 उद्देश्य हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स से क्या पता चलता है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स से क्या पता चलता है दोस्तों, तो इससे पता चलता है कोई देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में कहाँ तक प्रयासरत है, यानी जो SDG का 17 गोल्स हैं उसको हासिल करने में कहाँ तक प्रयास कर रहा है। और क्या पता चलता है दोस्तों, और पता चलता है किस क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दिया जा रहा है, किस क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दिया जाए ताकि SDG प्राप्त हो सके। दोस्तों और क्या पता चलता है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स से पता चलता है कि कोई भी देश SDG को हासिल करने में क्या क्या प्रयास कर रहा है। और दूसरा पता चलता है दोस्तों कि SDG को प्राप्त करने के लिए किस क्षेत्र पे ध्यान दिया जाए, किस क्षेत्र पे दोस्तों ध्यान दिया जाए। दोस्तों SDGI के अंतर्गत तीन आयाम होता है। पहला होता है आर्थिक विकास, दूसरा होता है सामाजिक समावेशन और तीसरा होता है पर्यावरण सुरक्षा। दोस्तों SDGI के अंतर्गत 3 आयाम होता है। क्या क्या होता है दोस्तों, पहला होता है दोस्तों SDGI के अंतर्गत आर्थिक विकास होता है, दूसरा सामाजिक समावेशन होता है और पर्यावरण सुरक्षा होता है। आर्थिक विकास करना है, समाज में समावेशन लाना है और पर्यावरण को सुरक्षित करना है। दोस्तों ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स होता है।
इसमें क्या होता है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 17 गोल्स रखे गए हैं और 169 उद्देश्य रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स। क्या है दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक दोस्तों, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन जारी करता है दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स का क्या उद्देश्य होता है, तो दोस्तों विश्व के विभिन्न देशों में शांति के स्तर का अध्ययन करना। क्या होता है दोस्तों, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स का यही उद्देश्य होता है कि विश्व के विभिन्न देशों में कौन कितना शांत है, यानी शांति के स्तर का अध्ययन करना। दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स के आयाम होता है कुल 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतों के आधार पर यह ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकाला जाता है। कितने, तो टोटल 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकाला जाता है। प्रमुख संकेतक क्या होते हैं, यानी ये जो 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेत है उसमें से प्रमुख होता है दोस्तों समाज में सुरक्षा एवं संरक्षा का स्तर क्या है, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का विस्तार कहाँ तक है, सैन्यीकरण की स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये होता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। क्या होता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है दोस्तों, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। इसका क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, तो विश्व के विभिन्न देशों में शांति के स्तर का अध्ययन करना। इसमें कितने आयाम होते हैं, तो टोटल 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेत होता है जिसके तहत ये ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकाला जाता है, जिसमें समाज में सुरक्षा संरक्षा का स्तर और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का विस्तार और सैन्यीकरण की स्थिति को देखा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला इंडेक्स है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। क्या है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसके विषय में देख लेते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट दोस्तों जारी कौन करता है, तो जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। क्या करना दोस्तों, लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना और विकास के साथ साथ खुशहाली को भी महत्व देना। क्या क्या होता है दोस्तों इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना और विकास के साथ साथ खुशहाली को भी महत्व देना। दोस्तों विकास तो सभी देश करना चाह रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों की खुशी, लोगों में खुशी को बहाल करना, ये बताता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। दोस्तों इसको प्रथम बार 2012 में जारी किया गया था। दोस्तों इसको सबसे पहली बार कब जारी किया गया था, तो प्रथम बार इसको 2012 में जारी किया गया था। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो आधार होता है वो कुल 6 आधार होता है। कितना होता है दोस्तों, कुल 6 आधार होता है। कौन कौन होते हैं आधार, तो पहला आधार होता है दोस्तों प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद है यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का पहला आधार होता है। दूसरा होता है सामाजिक सहयोग, तीसरा होता है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और चौथा होता है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, पांचवा होता है उदारता और छठा होता है लोक विश्वास, यानी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार व व्यापार। दोस्तों यह हैप्पीनेस को कैसे जन्म देगा, दोस्तों ये 6 आधार जो है वो हैप्पीनेस को कैसे जन्म देगा, तो दोस्तों प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी अगर प्रति व्यक्ति जो आय है वो सही होगा तो लोगों के बीच खुशी रहेगी। अगर सामाजिक सहयोग की भावना होगी, अगर किसी समाज में किसी देश में सामाजिक सहयोग की भावना होगी तो हैप्पीनेस बढ़ेगी। दोस्तों अगर स्वस्थ जीवन प्रत्याशा होगा, अगर जीवन प्रत्याशा जो होगा वो सही होगा, हाई होगा, तो हैप्पीनेस बढ़ेगी। दोस्तों जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता होगी, अगर किसी को अपने जीवन को जीने के विकल्पों की चयन की स्वतंत्रता होगी दोस्तों, तो अपने आप में वो बंदा खुश रहेगा। उदारता, अगर नियम कानून जो है वो लोगों के प्रति उदार होगा
तो लोगों में खुशी आएगी। लोक विश्वास, अगर जो अपना लोक विश्वास है वो सरकार जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, व्यापार जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो लोगों में खुशी आएगी, लोगों में खुशी आएगी। तो दोस्तों ये हुआ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। दोस्तों क्या हुआ? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है दोस्तों? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है दोस्तों, उसको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क जारी करता है। उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? विश्वास के साथ साथ खुशहाली को भी महत्व देना। इसको 2012 में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसके 6 आयाम होते हैं। ये सब दोस्तों हम देख लिए हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 6 आयाम होते हैं, इसके विषय में हम जान चुके हैं दोस्तों। ये 6 आयाम होते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के। अब आगे चलते हैं दोस्तों हैप्पी प्लानेट इंडेक्स के तरफ। हैप्पी प्लानेट इंडेक्स के तरफ चलते हैं दोस्तों कि हैप्पी प्लानेट इंडेक्स क्या होता है। हैप्पी प्लानेट इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? हैप्पी प्लानेट इंडेक्स को न्यू इकोनॉमी फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो हैप्पी प्लानेट इंडेक्स को न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। यह क्या बताता है दोस्तों? हैप्पी प्लानेट इंडेक्स क्या बताता है? तो यह आर्थिक विकास की माप पीसीआई को आधार मानकर नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन एवं खुशहाल जीवन को आधार मानकर करना चाहिए, यह बताता है दोस्तों। क्या बताता है दोस्तों? तो यह बताता है कि आर्थिक विकास की जो माप करनी चाहिए वो पर कैपिटा इनकम को आधार बनाकर नहीं करना चाहिए बल्कि स्वस्थ जीवन एवं खुशहाल जीवन को आधार बनाकर करना चाहिए। हैप्पी प्लानेट इंडेक्स यह बताता है। हैप्पी प्लानेट इंडेक्स में 4 तत्वों को शामिल किया जाता है दोस्तों। कितने तत्वों को शामिल किया जाता है? तो हैप्पी प्लानेट इंडेक्स में 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। पहला होता है खुशहाली, दूसरा होता है जीवन प्रत्याशा, तीसरा होता है परिणामों की असमानता और चौथा होता है पारिस्थितिकी पद चिन्ह। क्या क्या होता है दोस्तों? हैप्पी प्लानेट इंडेक्स में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों? तो हैप्पी प्लानेट इंडेक्स में शामिल होता है दोस्तों खुशहाली, जीवन प्रत्याशा, परिणामों की असमानता, जीवन प्लस खुशी, पारिस्थितिकी पद चिन्ह। तो ये सब शामिल होता है दोस्तों हैप्पी प्लानेट इंडेक्स में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला इंडेक्स है दोस्तों ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स दोस्तों? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक। इसको जारी कौन करता है दोस्तों? तो इसको जारी किया था 1972 में जिग्मे सिंगे वांगचुक, यह वर्तमान भूटान नरेश थे। 1972 में जारी किया था जिग्मे सिंगे वांगचुक, जो भूटान के नरेश थे, भूटान के राजा थे। इन्होंने सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक को जारी किया था। उन्होंने बताया था कि विकास जो होता है वो खुशहाली का पर्याय होना चाहिए। जो हम आर्थिक विकास करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, वो खुशहाली का पर्याय होना चाहिए। यानी अगर हम विकास की करें तो हम खुशहाली को भी ध्यान में रख के करें। अगर हम विकास किए जा रहे हैं लेकिन खुशहाली को ध्यान में नहीं रखते हैं, ये बात गलत है। तो उन्होंने बताया था विकास जो है वो खुशहाली का पर्याय होना चाहिए। लोक नीतियों की संरचना ऐसी की जाए जिससे नागरिकों के जीवन में खुशहाली का स्तर बढ़ सके। दोस्तों लोक नीतियों, कानूनों की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि नागरिकों के जीवन में खुशहाली का स्तर बढ़ सके। दोस्तों ये बात बताए थे वर्तमान भूटान नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक ने 1972 में। इसके तहत उन्होंने 4 स्तंभ को बताया था। कितने स्तंभ को बताया था दोस्तों? 4 स्तंभ को बताया था। ये 4 स्तंभ क्या क्या थे? तो प्रति व्यक्ति आय, सुशासन, पर्यावरणीय संरक्षण और सांस्कृतिक प्रोत्साहन। इन चारों आयामों के तहत विकास को खुशहाली में बदला जा सकता है। दोस्तों इन चारों आयामों के तहत विकास को खुशहाली में बदला जा सकता है दोस्तों। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं
कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन जारी किया था? तो 1972 में वर्तमान भूटान नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा जारी किया गया था। इसमें उन्होंने बताया था कि विकास खुशहाली का पर्याय होना चाहिए। लोक नीतियों की संरचना ऐसी की जाए जिससे नागरिकों के जीवन में खुशहाली का स्तर बढ़ सके। दोस्तों, इसके अंतर्गत उन्होंने 4 आयाम को बताया था। कितने आयाम को बताया था? इसके अंतर्गत उन्होंने 4 स्तर को बताया था। पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा सुशासन और तीसरा पर्यावरणीय संरक्षण, चौथा सांस्कृतिक प्रोत्साहन। इन चारों आयामों के तहत विकास को खुशहाली में बदला जा सकता है। ये बात वर्तमान भूटान नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक ने 1972 में बताया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जेंडर वेल बीइंग इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स दोस्तों? जेंडर वेल बीइंग इंडेक्स। देखते हैं जेंडर वेल बीइंग इंडेक्स क्या होता है दोस्तों। लैंगिक खुशहाली सूचकांक क्या होता है? तो लैंगिक खुशहाली सूचकांक को यूएनडीपी के द्वारा 2010 से जारी किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? यूएनडीपी के द्वारा 2010 से जारी किया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो महिलाओं की कार्य सहभागिता को बताना। क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? तो महिलाओं की कार्य सहभागिता को बताना। जो जेंडर वेल बीइंग इंडेक्स होता है, इसके तहत महिलाओं को 2 भागों में बांटा गया है। जेंडर वेल बीइंग इंडेक्स के तहत महिलाओं को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है घरेलू महिलाएं और दूसरा है कामकाजी महिलाएं। क्या क्या दोस्तों? पहला है घरेलू महिलाएं और दूसरा है कामकाजी महिलाएं। तो इस 2 भाग में महिलाओं को बांटा गया है। घरेलू कार्यों का वाणिज्यीकरण नहीं है, अतः इनको सम्मान नहीं मिलता है। यानी जो भी घरेलू महिलाएं हैं वो घर में काम करती है। चूँकि घरेलू कार्य का जो है वाणिज्यीकरण नहीं है, व्यापारीकरण नहीं है, अतः इन महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। घरेलू कार्यों का यदि वाणिज्यीकरण कर दिया जाए तो घरेलू महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होगा। घरेलू महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होगा दोस्तों। ये जेंडर वेल बीइंग इंडेक्स बताता है कि जो घरेलू महिलाएं हैं वो उनके लिए जो घरेलू कार्य है उनका वाणिज्यीकरण कर दिया जाए तो घरेलू महिलाएं के सम्मान में वृद्धि होगा। दूसरा होता है दोस्तों कामकाजी महिलाएं। तो दोस्तों कामकाजी महिलाओं को उचित सम्मान प्राप्त होता है क्योंकि इनके कार्यों का वाणिज्यिक मूल्य होता है। तो दोस्तों देखा जाए तो जेंडर वेल बीइंग इंडेक्स मूल रूप से कार्यों को वाणिज्यीकरण की बात करता है, महिलाओं के कार्यों को वाणिज्यीकरण की बात करता है। इसके अनुसार महिला कार्य सहभागिता 25.4% है दोस्तों। कितना है? 25.4% है। आगे देख लेते हैं दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कौन सा दोस्तों? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है? वैश्विक भूख सूचकांक क्या होता है दोस्तों? तो इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने और वेल्थ हंगर हिल्फे ने मिलकर इसको जारी करता है। कौन कौन दोस्तों? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे दोनों मिलकर यह जारी करता है। 2018 तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स को IFPRI के द्वारा प्रकाशित किया जाता था दोस्तों। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया जाता था ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। लेकिन अभी जारी कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके तहत क्या क्या पॉइंट है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है राष्ट्र एवं क्षेत्र के स्तर पर भूख की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या करता है? तो राष्ट्र एवं क्षेत्र के स्तर पर भूख की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों की मात्रा एवं गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत खाद्य पदार्थ की मात्रा एवं गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा विश्व में भूख के खिलाफ चल रहे अभियानों एवं कार्यक्रमों की उपलब्धियों और कमियों को भी देखा जा सकता है। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा जो विश्व भर में भूख के खिलाफ जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके उपलब्धियों और कमियों को भी देखा जा सकता है। इस इंडेक्स में वो देश शामिल नहीं है जहां भूखमरी नाम मात्र की है। दोस्तों जहां भूखमरी है ही नहीं या भूखमरी नाम मात्र की है वो देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल
नहीं है। दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक के 4 घटक होते हैं। दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक के कितने घटक होते हैं? तो दोस्तों 4 घटक होते हैं। पहला होता है अल्प पोषण, दूसरा होता है लंबाई के अनुपात में कम वजन, और तीसरा होता है आयु के अनुपात में कम लंबाई, और चौथा होता है बाल मृत्यु दर। दोस्तों क्या क्या होता है? तो दोस्तों होता है, पहला घटक होता है अल्प पोषण, दूसरा होता है लंबाई के अनुपात में कम वजन, तीसरा होता है आयु के अनुपात में कम लंबाई, और चौथा होता है बाल मृत्यु दर। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 0 से 100 के बीच दिया जाता है। दोस्तों किसके बीच दिया जाता है? तो 0 से 100 के बीच दिया जाता है, जिसमें 0 यह प्रदर्शित करता है कि वहाँ शून्य भूखमरी है, वहाँ भूखमरी नहीं है, लेकिन 100 वह प्रदर्शित करता है जहाँ भूखमरी भयावह है, खतरनाक भूखमरी है। दोस्तों अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वैल्यू अगर 9.9 के बराबर या कम हो जाए तो स्थिति निम्न है। अगर 10 और 19.9 के बीच हो तो मध्यम स्थिति है। अगर 20 और 34.9 के बीच हो तो गंभीर स्थिति है। अगर 35 से 49.9 के बीच है तो खतरनाक स्थिति है। अगर 50 से अधिक है या 50 के बराबर है तो बेहद खतरनाक स्थिति है। दोस्तों बेहद खतरनाक स्थिति है। तो ये रहा दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोस्तों क्या रहा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब आते हैं दोस्तों सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की तरफ। कहाँ पे आते हैं दोस्तों? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स यानी सामाजिक प्रगति सूचकांक। इसको कौन जारी करता है दोस्तों? तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को जारी किया जाता है सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा जारी किया जाता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, सामाजिक प्रगति सूचकांक। इसके 3 आयाम होता है दोस्तों। कितने आयाम होता है दोस्तों? इसके 3 आयाम होता है। कौन कौन आयाम होते हैं दोस्तों? तो होता है, पहला आयाम होता है इसका मानव की बुनियादी आवश्यकताएं, दूसरा होता है सुख के आधार, और तीसरा होता है अवसर। क्या क्या होता है दोस्तों? पहला होता है मानव की बुनियादी आवश्यकताएं, दूसरा होता है सुख के आधार, और तीसरा होता है अवसर। मानव की बुनियादी आवश्यकताओं में दोस्तों पोषण एवं चिकित्सा स्तर। दोस्तों क्या क्या होता है? पोषण एवं चिकित्सा स्तर, पानी और साफ सफाई व्यवस्था, आश्रय, व्यक्तिगत सुरक्षा। सुख के आधार के अंतर्गत बुनियादी ज्ञान तक पहुँच, सूचना एवं संचार के साधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं कल्याण, पर्यावरणीय गुणवत्ता, ये सुख के आधार के अंतर्गत आता है। और अवसर के अंतर्गत आता है दोस्तों व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, सहिष्णुता और समावेशन, उन्नत शिक्षा तक पहुँच, ये सब आता है दोस्तों अवसर के अंतर्गत। दोस्तों सामाजिक प्रगति सूचकांक, जो सामाजिक प्रगति सूचकांक होता है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो होता है, वो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक विकास पर भी बल देता है। क्या देता है दोस्तों? आर्थिक प्रगति, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक विकास पर भी बल देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या होता है, इसके विषय में समझ लेते हैं। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक क्या होता है? तो दोस्तों इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। यह कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। कोई देश किस प्रकार अपनी मानव पूंजी का विकास कर रहा है, इस चीज़ को बताता है वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक, दोस्तों ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसके लिए 0 से 100 तक अंक दिए जाते हैं। दोस्तों कहाँ से कहाँ तक अंक दिए जाते हैं? तो 0 से 100 तक अंक दिए जाते हैं, जिसमें 0 सबसे खराब स्थिति होता है और 100 सबसे बेहतर स्थिति होता है। 0 का मतलब ये हुआ कि वो देश अपने मानव पूंजी का विकास अधिक अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और 100 का मतलब ये हुआ कि वह देश अपने मानव पूंजी का विकास बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। इसके अंतर्गत 4 आयाम होता है दोस्तों, क्षमता, नियुक्ति और नियोजन, विकास और ज्ञान। क्या क्या होता है दोस्तों? क्षमता, नियुक्ति और नियोजन, विकास और ज्ञान। और इसमें 5 आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के अंतर्गत 5 आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं। 0 से लेकर 14 वर्ष, 15 से लेकर 24 वर्ष, 25 से लेकर 54 वर्ष, 55 से लेकर 64 वर्ष और 65 से
अधिक वाले, ये लोग किस प्रकार अपने आर्थिक विकास में सहभागी बन रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाता है वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के द्वारा। दोस्तों WEF के द्वारा WEF के अनुसार विश्व स्तर पर शैक्षणिक कौशल विकास और नियुक्ति के जरिए विश्व के सिर्फ 62% प्रतिभा का अच्छे तरीके से विकास और उपभोग किया जा सका है। दोस्तों जितने भी शैक्षणिक है, कौशल विकास है और नियुक्ति के जरिए जो भी विश्व के लोग हैं उनका 62% ही उपयोग किया जा सका है। कितना परसेंट दोस्तों? उस प्रतिभा का 62% ही उपयोग किया जा सका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के विषय में देख लेते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या होता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। यह क्या बताता है? तो यह स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुष के बीच भेदभाव मिटाने में कितना सफलता मिला, इस चीज़ को बताता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। जो इसका विभिन्न क्षेत्र होता है दोस्तों उसके अंतर्गत आ जाता है, जो इसका विभिन्न क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत आता है राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक उपलब्धियां, आर्थिक भागीदारी एवं स्तर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। इन सब में महिलाओं को कितनी भागीदारी मिला है, महिलाओं को कितना भागीदारी मिला है, इस चीज़ को बताता है यह रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 0 से 1 के मध्य विस्तारित होता है। यह रिपोर्ट जो होता है 0 से 1 के मध्य विस्तारित होता है। 0 का मतलब पूर्ण लैंगिक असमानता और 1 का मतलब पूर्ण लैंगिक समानता। यानी 0 का मतलब पुरुष और महिला के बीच काफ़ी भेदभाव है और 1 का मतलब पुरुष और महिलाओं के बीच बिल्कुल समानता है, बिल्कुल भेदभाव नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट की तरफ। दोस्तों नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट क्या होता है? तो नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट का एक भाग होता है। जो नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट जो होता है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट का एक भाग होता है। यह रिपोर्ट डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाने में देशों की सफलता को मापता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। क्या दोस्तों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, कारोबार सुगमता सूचकांक। यह व्यापार करने के लिए कितना अनुकूल माहौल है, इसके विषय में यह इंडेक्स है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या है दोस्तों? कोई देश व्यापार करने के लिए कितना सुगम अनुकूल मतलब कितना अच्छा अनुकूल या माहौल रखता है, इस चीज़ को बताता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा। इसमें 11 मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को 11 मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। क्या क्या मानक होते हैं दोस्तों? तो देख लेते हैं क्या क्या मानक होते हैं। पहला होता है बिजनेस शुरुआत करने का माहौल सही होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन परमिट में सुगमता होना चाहिए। बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी सुगमता से मिल जाना चाहिए। बिजनेस के लिए क्रेडिट उपलब्ध हो जाना चाहिए। अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा होना चाहिए। टैक्स भरना इजी होना चाहिए। सीमा पार व्यापार कॉन्ट्रैक्ट लागू करने का मामला होना चाहिए। दिवालिया मामलों का समाधान होना चाहिए। लेबर मार्केट रेगुलेशन होना चाहिए। दोस्तों ये सारा चीज़ अगर सही है तो वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल सही है दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्या दोस्तों? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन जारी करता है दोस्तों? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। साहित्यिक, कलात्मक व वैज्ञानिकृत प्रसारण अंश, फिल्म, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क एवं अन्य आविष्कार के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद व हिंसा इनोवेशन की राह में बाधा माना जाता है दोस्तों।
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा जारी करता है। साहित्यिक, कलात्मक आदि क्षेत्र के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है यह इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। क्या दोस्तों? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या होता है, इसके विषय में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इसको जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है दोस्तों? यूएनडीपी जारी करता है। 1990 से ही यह रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को किसने विकसित किया? तो महबूब उल हक ने, जो पाकिस्तान के थे, अमर्त्य सेन जो इंडिया के थे, और सिंगर हेंस जो यूएसए के थे। कौन कौन इस रिपोर्ट को जारी किया दोस्तों? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने बनाया, किसने विकसित किया? तो महबूब उल हक, अमर्त्य सेन और सिंगर हेंस, ये तीनों मिलके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास किए। दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है मानव विकास की माप करता है दोस्तों। इसमें 3 आयाम होता है दोस्तों। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत 3 आयाम होता है दोस्तों, जिसमें पहला होता है दोस्तों लंबाई एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा होता है ज्ञान की उपलब्धि, तीसरा होता है दोस्तों जीवन स्तर। दोस्तों, लंबा एवं स्वस्थ जीवन के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा होता है, यानी लोग कितना दिन तक जीवित रहते हैं। और ज्ञान की उपलब्धि के अंतर्गत पढ़ाई के वर्षों का औसत लिया जाता है, पढ़ाई के संभावित वर्ष को लिया जाता है दोस्तों। और तीसरा होता है जीवन स्तर, इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को लिया जाता है दोस्तों। ये 3 आयाम के तहत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है दोस्तों। ह्यूमन इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत कौन कौन सूचकांक आ जाता है? तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक। ये तीनों सूचकांक के आधार पे दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 से लेकर 1 तक इसका वैल्यू दिया जाता है, जिसमें जो 0.8 से 1 तक वाला जो लेवल है वो उच्च मानव विकास वाला देश का होता है, और 0.5 से 0.799 वाला वो मध्यम मानव विकास वाला देश होता है, और 0.0 से 0.499 वाला निम्न मानव विकास वाला देश होता है दोस्तों। अपना देश जो है सेकेंड वाले में आता है 0.5 से 0.799। भारत की स्थिति 0.645 है, इसका मतलब ये 0.5 और 0.799 के अंतर्गत आता है। अतः भारत जो है मध्यम मानव विकास वाला देश है दोस्तों। भारत क्या है? मध्यम मानव विकास वाला देश है। अगला इंडेक्स है दोस्तों टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स। क्या है दोस्तों? टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स, तकनीकी उपलब्धि सूचकांक। इसको यूएनडीपी के द्वारा 2001 से जारी किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? यूएनडीपी के द्वारा 2001 से जारी किया जाता है। इसमें आयाम जो होता है उसमें तकनीकी सृजन, नई तकनीकी का फैलाव, पुरानी तकनीकी का फैलाव और मानव कुशलता। दोस्तों, कोई किसी देश में तकनीकी कहाँ तक आगे बढ़ पाया है, इस चीज़ को बताता है तकनीकी उपलब्धि सूचकांक। अगर तकनीकी उपलब्धि सूचकांक का वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हो तो उस देश को लीडर कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उस देश को लीडर कंट्री कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।